हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल के अवस्थी एडू हब। आज हम फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 4th यूनिट डीसी मशीन्स कर रहे हैं एंड दिस इज द सेकंड टॉपिक या सेकंड लेक्चर ऑन डीसी मोटर। आज के क्लास में हम डीसी मोटर का प्रिंसिपल पढ़ेंगे, बैक ईएमएफ का कॉन्सेप्ट समझेंगे, टॉर्क इक्वेशन डिराइव करेंगे और लास्ट में देखेंगे कि बैक ईएमएफ का सिग्निफिकेंस क्या है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो लेट मी टेल यू, इस चैनल पर आपको फर्स्ट ईयर के फंडामेंटल बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सारा कंटेंट एब्सोल्युटली फ्री, सिंपल लैंग्वेज में विद ऑल द प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स इंक्लूडेड मिलेगा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। राइट, चलो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास। सबसे पहले डीसी मोटर के कंस्ट्रक्शन की बात करें। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन पढ़ा था। वहां पर मैंने आपको बताया था चाहे डीसी मोटर हो चाहे डीसी जनरेटर हो, दोनों का कंस्ट्रक्शन एक ही होता है। तो ये वही डायग्राम है जो हम लास्ट क्लास में पढ़ के आए। मैं फटाफट से आपको बता देता हूं कि क्या क्या चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। सबसे पहले जो आउटर कवरिंग थी उसको हम योक या मेटालिक फ्रेम बोलते थे। ये आपको एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करता था, फ्रेम की तरह काम करता था। योक पर ही आपके पोल कोर या पोल शूज होते थे। राइट, दिस इज द पोल कोर एंड ये जो आपको कर्व्ड पार्ट दिख रहा है ये आपका पोल शू था। पोल कोर और पोल शू बेसिकली पोल कोर पर आपकी फील्ड वाइंडिंग बंधी होती है। इस फील्ड वाइंडिंग में जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो मेन फ्लक्स जनरेट होता है। सेंटर में आपके पास एक शैफ्ट होता है, शैफ्ट पर आपके आर्मेचर वाइंडिंग होता है, स्लॉट्स होते हैं आर्मेचर कंडक्टर्स के। जब आर्मेचर मूव करता है तो ये इस मेन फील्ड को कट करता है और ईएमएफ इंड्यूस होता है। कम्यूटेटर का काम है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। एंड एक और एक्स्ट्रा पार्ट है इस डायग्राम में जो पिछले डायग्राम में नहीं था, दैट इज इंटरपोल। ये भी कम्यूटेशन में ही हेल्प करता है। राइट, तो ये बेसिक कंस्ट्रक्शन है किसी भी डीसी मोटर का। अब बच्चों हम बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल की। तो देखिए, डीसी मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल को हम बहुत सिंपल कह सकते हैं कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा तो वो उस मैग्नेटिक फील्ड में एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि हम वो फोर्स कैसे निकालेंगे। तो वो फोर्स हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से निकालेंगे। आपको स्क्रीन पर डायग्राम दिख रहा है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है अगर आप लेफ्ट हैंड के थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को ऐसे स्ट्रेच करो कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। एंड ध्यान हमें क्या देना है, हमें फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखना है। तो मेरा थंब जिस भी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब तीनों को ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है। फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है, मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखना है। जब आप ये दोनों डायरेक्शन सेट कर दोगे तो थंब ऑटोमेटिकली आपको फोर्स की डायरेक्शन दे देगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में आपका थंब अननोन क्वांटिटी होता है। ध्यान रखिएगा, पावर कट है, मैं 2 मिनट के लिए पिक्चर हटा देता हूं एंड देन आई री इंट्रोड्यूस द पिक्चर एज सून एज द पावर सप्लाई रिज्यूम्स। बात समझ में आई? इस पूरे कॉन्सेप्ट में आपका जो थंब है दैट इज अननोन। ठीक है, बहुत से बच्चों को यह कंफ्यूजन रहता है कि इसमें से क्या चीज दी हुई है और क्या चीज निकालनी है। तो बेटा दो चीजें दी हुई है और अननोन है थंब, वो हमें निकालना है और वही मेरे को फोर्स का डायरेक्शन देगा। ठीक, अब बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल की कि ये काम कैसे करता है। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर एक डीसी मोटर का डायग्राम है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। जिन बच्चों को नहीं पता है मैं बता दूं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ही होता है। ये आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब नॉर्थ पोल से साउथ पोल आपने जब दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स रखे तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। उस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में आप देख सकते हो कि ये आर्मेचर मूव करेगा। ठीक, आर्मेचर को आपने कम्यूटेटर एंड ब्रशेस के थ्रू एक डीसी सप्लाई दे रखी है वी। सर्किट डायग्राम बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल इजी फंक्शनल डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। राइट,
नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिलकर एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। उस स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में जब आर्मेचर कंडक्टर मूव करेगा, आर्मेचर कंडक्टर कम्यूटेटर और ब्रशेस के थ्रू डीसी सप्लाई से कनेक्टेड है। जब ऐसा होगा तो आपका कॉइल मूव कर रहा होगा। क्यों मूव कर रहा होगा? क्योंकि उस पर एक्ट कर रहा होगा एक फोर्स। अब हमें यहां पर समझना है कि फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है। तो अगेन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, आप लोग अपना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग आप जरा ध्यान से देखो। अगर ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। मैं इसको थोड़ा और आपको समझाने के लिए बताता हूं। ये करंट ऐसे फ्लो करेगा, ये ठीक। तो आप क्या करो, अपनी मिडिल फिंगर को आई की डायरेक्शन में कर लो, मिडिल फिंगर को आई की डायरेक्शन में कर लो, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से साउथ होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। तो अपनी फोर फिंगर को आप नॉर्थ से साउथ कर लो। आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि आपका थंब अपवर्ड पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब आर्मेचर के इस हिस्से पर अपवर्ड फोर्स लगेगा। अच्छा, अगर ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है बेटा, तो कॉइल का जो दूसरा हिस्सा है ये वाला, यहां पर करंट का डायरेक्शन चेंज होगा। अगर यहां पर करंट ऐसे जा रहा है तो यहां पर करंट ऐसे जाएगा, ठीक। अगेन आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के देख लो, जो फोर्स पहले अपवर्ड आ रहा था वो फोर्स अब की बार डाउनवर्ड एक्ट करने लगेगा। अब ये बहुत फंडामेंटल प्रिंसिपल है। व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन एक्ट ऑन अ बॉडी, तो ये क्रिएट करते हैं एक टॉर्क, और टॉर्क की वजह से बॉडी रोटेट करती है, राइट। तो आपने इनपुट पर क्या दिया बेटा? आपने इनपुट पर दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी? आपने एक डीसी सप्लाई दी, राइट। आपको आउटपुट पे क्या मिला? अगर ये आर्मेचर मूव कर गया तो आपको आउटपुट पर मिल गई बेटा मैकेनिकल एनर्जी। तो हमारी डीसी मोटर ने क्या किया? हमारी डीसी मोटर ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। सिंपल सा फंडा, सिंपल लॉजिक डायग्राम, इतना कर लोगे तो प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। आई होप मेरी बात सभी लोगों को क्लियर है। अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक द लेक्चर, ठीक। अब बात करते हैं डीसी मोटर के इक्विवेलेंट सर्किट की। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको जब पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन्स पढ़ाया था तो डीसी जनरेटर के सारे पार्ट्स पढ़ाए थे। वहां पर मैंने आपको डीसी जनरेटर के सारे इक्विवेलेंट सर्किट्स भी दिखाए थे। मैं आपको लास्ट क्लास दिखा देता हूं। दिस इज व्हाट वी डिड इन द प्रीवियस क्लास। ये अब यहां पर डीसी जनरेटर का कोई भी सर्किट देख लो, कोई भी डीसी जनरेटर का सर्किट देख लो, हर सर्किट में आपको दिखाई देगा कि आर्मेचर करंट बाहर की तरफ जा रही है। क्यों? क्योंकि डीसी जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था, मतलब आपको आउटपुट पे करंट मिल रहा था। अब की बार आपको आउटपुट पर क्या मिलना है? मैकेनिकल एनर्जी मिलनी है। लेकिन कैसे मिलेगी? जब आप इनपुट पे उसको क्या दोगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अगर इनपुट पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो तो अनलाइक डीसी जनरेटर, डीसी मोटर में आर्मेचर करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। बस इतना सा अंतर है, बाकी सब कुछ वही रहता है। यहां पर एक ईएमएफ जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं ईबी या बैक ईएमएफ। वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझ में आएगा कि ये बैक ईएमएफ क्या है, ठीक है ना। बात समझ में आई। डीसी जनरेटर और डीसी मोटर के इक्विवेलेंट सर्किट में केवल एक ही डिफरेंस है। डीसी मोटर के इक्विवेलेंट सर्किट में करंट इनपुट पे रहता है, मतलब अंदर आता है। डीसी जनरेटर में आर्मेचर करंट बाहर जाता है। यहां पर आपको 99% केसेस में ये जीरो मिलेगा। दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दी ब्रशेस। तो ये लॉसेस में आता है, हम जीरो कंसिडर करते हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, दिस इज आर ए, ये आर्मेचर का रेजिस्टेंस है, जो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। सर्किट में दिखता नहीं है लेकिन होता है, ठीक है। तो जब आप इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे तो आप आर्मेचर का रेजिस्टेंस जरूर दिखाओगे, ठीक। अब बैक ईएमएफ को समझने के लिए हमें फैराडे लॉ पे जाना पड़ेगा। और फैराडे लॉ में देखिए दो लॉ थे। पहला लॉ था व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द फ्लक्स एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, ये फर्स्ट लॉ था। जो दूसरा लॉ था वो बताता था मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। और इस नेगेटिव साइन को एक थर्ड लॉ से समझाया गया था, लेंज लॉ। वो कहता है द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द कॉज ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस्ड। जो ईएमएफ इंड्यूस होता है
वो अपनी ही उत्पत्ति के कारण का विरोध करता है। अगर शुद्ध हिंदी में आपको समझाऊं, मतलब ये ईएमएफ हमेशा मेन कॉज को अपोज करेगा। अब आप मुझे बताओ ईएमएफ इंड्यूस क्यों हुआ, मोटर में ईएमएफ क्यों इंड्यूस हुआ? अगर आप मोटर में ये सप्लाई वोल्टेज ना देते तो क्या ईएमएफ इंड्यूस होता? कभी ना होता। क्यों? क्योंकि अगर आप ये एक्सटर्नल वोल्टेज वी ना देते तो करंट ना फ्लो करता, अगर करंट ना फ्लो करता तो फ्लक्स चेंज ना होता, ईएमएफ इंड्यूस होता ही नहीं। तो आप मुझे बताओ, अगर लेंज लॉ मैग्नेटिक सर्किट में फॉलो हो रहा है तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, दिस ईबी विल अपोज मेन वोल्टेज, इट विल अपोज मेन सप्लाई वोल्टेज V। सिंस ये मेन वोल्टेज V को अपोज कर रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बेटा बैक ईएमएफ। पूरे डीसी मोटर का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है ये। आपको सेमेस्टर में सीधे सीधे बैक ईएमएफ का सिग्निफिकेंस पूछा जाता है। ये बैक ईएमएफ ही है जो हमारे मोटर को स्पेशल बनाती है। बैक ईएमएफ की वजह से हमारी डीसी मोटर सेल्फ रेगुलेटिंग हो जाती है। ये अभी मैं टॉर्क इक्वेशन डिराइव करने के बाद बताता हूं। अच्छा, सिंस ये ईएमएफ ही है तो एक्सप्रेशन तो वही होना चाहिए जो किसी भी डीसी मशीन के ईएमएफ का होता है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फाई इज फ्लक्स पर पोल, एन इज द स्पीड इन आरपीएम। ठीक है ना? ये लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी ईएमएफ इक्वेशन डिराइव कर चुके हैं। ये वही ईएमएफ इक्वेशन है, ये सारे टर्म्स यही हैं, नो चेंज इन दीज टर्म्स। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इन आर्मेचर इज ए, जेड इज द टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स। तो ये ईएमएफ इक्वेशन एज इट इज हमने यहां पर लिख दी है, दोबारा डिराइव नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी पहले क्लास में डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, तो ईएमएफ इक्वेशन सेम ही रहती है। डीसी जनरेटर के केस में उसको इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं, मोटर के केस में उसको बैक ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है ना? अब बात करते हैं बैक ईएमएफ का सिग्निफिकेंस समझने से पहले हम बात करते हैं टॉर्क इक्वेशन की। अगर टॉर्क इक्वेशन समझ में आ जाएगी तो सब समझ में आ जाएगा। देखिए, हमने एक कंडक्टर ले लिया है, जो कंडक्टर रोटेट कर रहा है। आपको मालूम है किसी भी रोटेटिंग बॉडी पर टॉर्क लगता है, और टॉर्क होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो आपको क्लियरली दिख रहा है इस बॉडी पर फोर्स एफ एक्ट कर रहा है। अगर ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, राइट? अच्छा, जब कोई बॉडी रोटेट करती है कुछ वर्क डन होता है, सम वर्क इज इन्वॉल्व्ड। वर्क हम जानते हैं क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक, हम डिस्टेंस लेके चल रहे हैं, अभी समझ में आएगा क्यों। ठीक, अब मुझे बताइए, हमने मान लिया कि हमारा कंडक्टर एक रोटेशन कर रहा है, तो एक रोटेशन में जो टोटल डिस्टेंस कवर होगा वो इस सर्कल की सरकमफेरेंस के बराबर होगा। तो मैं वर्क डन को F इंटू 2πr लिख सकता हूं। ठीक है? अच्छा, n मैं जानता हूं क्या है, n इज द स्पीड इन रेवोल्यूशन पर मिनट। इसमें कोई गलती कोई बच्चा करेगा नहीं, दिस इज रेवोल्यूशन पर मिनट। इसका मतलब 60 सेकेंड्स में कितने रेवोल्यूशन हो रहे हैं, n रेवोल्यूशन हो रहे हैं। तो व्हाट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन? एक रेवोल्यूशन के लिए जो टाइम लगा वो 60/n होगा। क्या मैं इसी को टाइम पीरियड या t लिख दूं? राइट, t की वैल्यू हो गई 60/n। आई गेस सबको समझ में आ रहा है। अच्छा, t की वैल्यू मैंने क्यों लिखी? क्योंकि मुझे आउटपुट पे देखना है कि पावर कितनी जनरेट हो रही है। भाई, अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट पे ले रहा हूं तो मुझे आउटपुट पर पावर देखनी है ना। तो पावर कैसे निकालूंगा? पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन मैंने कितना निकाला है बेटा? वर्क डन मैंने निकाला है F इंटू 2πr। टाइम मैंने अभी देखा कितना हुआ, 60/n। तो ये मेरी आउटपुट पे पावर हो गई। आई गेस इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक और चीज देखिए, व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। मान लीजिए ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से मूव कर रहा है, तो आप जानते हो ओमेगा होता है 2πf और f की वैल्यू होती है 1/t। तो ओमेगा को मैं लिख सकता हूं 2π/t, बिल्कुल लिख सकता हूं, इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। t की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, कितनी है? t की वैल्यू है 60/n।
तो ओमेगा की जगह मैं लिख सकता हूं 2πn/60 लिख सकता हूं, राइट। अब इस इक्वेशन को मॉडिफाई करिए, P की वैल्यू लिखिए F इंटू R इंटू 2πn/60। अब ध्यान से देखो F इंटू आर क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो मेरा टॉर्क था। और 2πn/60 क्या है, यही तो मेरा ओमेगा था। तो मेरा पावर का एक्सप्रेशन कितना आ गया, टॉर्क इंटू ओमेगा। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? ये है मेरी आउटपुट पावर। ठीक, अब एक बहुत बेसिक सा फंडा देखो, अगर मैं मोटर के इक्विवेलेंट सर्किट पे यहां पर केवीएल लगाऊं तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, जरा यहां पर केवीएल लगा के देखिए। ई करंट का डायरेक्शन तो ये है, तो ये हो जाएगा प्लस IA RA इज इक्वल टू V। यही तो मेरे को इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, अब केवीएल लगाना दोबारा नहीं सिखाऊंगा, अज्यूमिंग दैट VB इज 0। ठीक, तो मैं ये इक्वेशन उठाता हूं। इक्वेशन क्या है, V, अच्छा यहां पर मैं कर दूं EB, क्योंकि मैंने बैक EMF पढ़ लिया है, इसको EB कर लूं। तो V इज इक्वल टू, ये इक्वेशन मैं यहां पे रखूं, V इज इक्वल टू EB प्लस IA RA। पूरी इक्वेशन को IA से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक, तो कितना आएगा, दिस विल बी V इंटू IA इज इक्वल टू EB इंटू IA प्लस IA स्क्वायर इंटू R। अब हम सब लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, ये तो कॉपर लॉस होता है ना। अगर मैं लॉसेस को नेग्लेक्ट कर दूं तो मुझे जरा ध्यान से देख के बताइए, क्या यही मेरी आउटपुट पावर नहीं है? ये मेरी आउटपुट पावर है। और मेरी इनपुट पावर क्या है, ये मेरी इनपुट पावर है, राइट। अगर मैं लॉसेस को नेग्लेक्ट कर दूं तो आउटपुट पावर विल बी इक्वल टू इनपुट पावर। और आपने अभी आउटपुट पावर कितनी निकाली, आपने अभी आउटपुट पावर निकाली ओमेगा इंटू टाउ, टाउ इंटू ओमेगा। इनपुट पावर कितनी है, EB इंटू IA। तो मेरी इक्वेशन मॉडिफाई हो सकती है ऐसे। ठीक, अब EB की वैल्यू मैं जानता हूं, व्हाट इज EB, EB इज 5ZNP डिवाइडेड बाई 60A इंटू IA लिखूं, यहां लिखूं टॉर्क, और ओमेगा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ओमेगा की वैल्यू भी मैं निकाल चुका हूं 2πn/60, 2πn/60। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हुआ, 60 से 60 कैंसिल हुआ, n से n कैंसिल हुआ। मुझे टॉर्क निकालना है, तो जरा देखो टॉर्क की वैल्यू कितनी आई। टॉर्क की वैल्यू आई 1/2π, को अलग कर दो, बाद में इसकी वैल्यू बताता हूं क्या आएगा, PZ/A, PZ/A, साथ में 5 इंटू IA, साथ में आपका आएगा 5 इंटू IA। अब जरा ध्यान से देखो, ये सब चीजें फिक्स होंगी, कभी चेंज नहीं होंगी। क्या मैं लिख सकता हूं, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 इंटू IA। अब बहुत सी बुक्स में टॉर्क को लिखते हैं T से, तो आप चाहो तो टॉर्क को T से भी रिप्लेस कर सकते हो। पावर रिज्यूम हो गई है, काइंडली एक्सक्यूज मी। अगर आप चाहो तो लोकल बुक के हिसाब से टॉर्क को टाउ ए करके भी लिख सकते हो, बहुत सी जगह लिखा हुआ है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन पता चला, दैट टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू मीन फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट। ठीक है ना। अच्छा, 1/2π जब आप इसको सॉल्व करते हो तो जो टॉर्क की इक्वेशन आती है वो आती है 0.159। ये हमें न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखनी है, ZP/A इंटू 5 इंटू IA। ये इक्वेशन बेटा हमें न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखनी है। देखिए डीसी मशीन्स के न्यूमेरिकल एक वन शॉट में करूंगा, एक शॉट में सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। एज ऑफ नाउ दिस इज द टॉर्क इक्वेशन। अब मेरे लिए यहां से टेक अवे क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए टेक अवे है दैट टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू IA। दूसरा टेक अवे है टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू मेन फ्लक्स। ठीक, ये दो चीजें मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आगे जाके मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। क्यों? क्योंकि अब मैं समझने जा रहा हूं सिग्निफिकेंस ऑफ बैक EMF। ध्यान से देखिएगा, सिग्निफिकेंस ऑफ बैक EMF ये मुझे तभी समझ में आएगा जब मुझे थोड़ा थोड़ा टॉर्क भी पता हो और बैक EMF का कोर कॉन्सेप्ट भी पता हो। अब
मेरी जो इक्वेशन थी वो क्या थी, v इज इक्वल टू ईबी प्लस आई ए आर ए, ईबी प्लस आई ए आर ए। यहां से आई ए की वैल्यू कितनी थी, v माइनस ईबी अपॉन आर ए। ये है मेरा आर्मेचर का करंट। ठीक, एक कंडीशन लेते हैं केस वन, अभी आपको पता चलेगा क्यों बैक ईएमएफ इंपॉर्टेंट है। केस वन मान लेते हैं हम अपनी डीसी मशीन को नो लोड पे चला रहे हैं, मतलब हमने कोई लोड दिया ही नहीं डीसी मशीन को। अगर मैंने कोई लोड डीसी मशीन को दिया ही नहीं तो मेरे जो डीसी मशीन का आर्मेचर है, इसको थोड़ा सा मैं अपनी फोटो बड़े करके समझाऊं, मेरे डीसी मशीन का जो आर्मेचर है वो क्या करेगा, अगर मैंने डीसी मशीन को कोई लोड नहीं दिया तो मेरे डीसी मशीन का आर्मेचर तेज तेज घूमेगा। यस भाई, लोड तो दिया नहीं, आर्मेचर को कुछ अपोज करने के लिए है नहीं, फ्री है आर्मेचर, तो आर्मेचर तेज 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 घूम रहा है, मेन फ्लक्स को काट रहा है। अगर आर्मेचर तेज 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 मेन फ्लक्स को काट रहा है तो मुझे बताओ क्या ईबी की वैल्यू भी ज्यादा नहीं होगी, ईबी की वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी, राइट। बैक ईएमएफ ज्यादा हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो, अगर बैक ईएमएफ ज्यादा हो गया, ये तो आप चेंज कर नहीं सकते, वी तो आप चेंज कर नहीं सकते, तो अप्लाइड वोल्टेज है, ये तो फिक्स है। आपकी मशीन नो लोड पे थी तो उसका ईबी बढ़ने लगा, क्यों, क्योंकि वो तेज तेज चल रही थी। जब ईबी बढ़ने लगा तो बताइए वी माइनस ईबी तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि वी तो कांस्टेंट है। अगर v कांस्टेंट होने की वजह से v माइनस ईबी डिक्रीज कर जाएगा तो आई ए भी डिक्रीज कर जाएगा। अब आप मुझे बताओ, अगर मेन आर्मेचर का करंट डिक्रीज कर जाएगा तो क्या डिक्रीज करेगा, अगर आई ए डिक्रीज कर गया बेटा तो टॉर्क डिक्रीज कर जाएगा, और टॉर्क ही तो मोटर को घुमा रहा है। अगर टॉर्क डिक्रीज कर गया तो वो मोटर जो नोड ना होने की वजह से बहुत तेज तेज घूम रही थी, वो धीरे 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 धीमे हो जाएगी। तो क्या इस बैक ईएमएफ ने आपके मोटर की स्पीड को खुद ही रेगुलेट नहीं कर दिया? आप समझ में आ रही है आपको मेरी बात? बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, बहुत इंटरेस्टिंग चीज। ठीक, दूसरी चीज देखो, मान लो आपने अपनी मोटर पर एकदम से लोड दे दिया। भाई आप नो लोड पे थे, आपने मोटर पे कोई लोड ही नहीं दिया था, आउटपुट पे कुछ था ही नहीं, फिर आपने मोटर को सडनली लोड कर दिया। अगर आपने मोटर को सडनली लोड कर दिया तो क्या होगा, बैक ईएमएफ डिक्रीज कर जाएगा। भाई आपने मोटर को सडनली लोड किया, मान लो मोटर पहले 50 आरपीएम पे चल रही थी, अगर आप किसी चीज पर लोड डाल दोगे तो आरपीएम कम हो जाएगा ना उसका, वो धीरे चलने लगेगी। ठीक, अच्छा, अब जब मोटर धीरे धीरे चल रही है तो कम फ्लक्स काट रही होगी, अगर कम फ्लक्स काट रही होगी तो कम ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा, अगर कम ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा तो ईबी कम हो जाएगा। अब सोचो, V तो कांस्टेंट है, ये वाला V तो कांस्टेंट है, ईबी आपका कम हो गया। अगर ईबी कम हो गया बेटा तो V माइनस ईबी ये पूरा बढ़ गया, बढ़ गया। अगर ये बढ़ गया तो आईए भी बढ़ गया। तो आप देखो, आपने मोटर को लोड किया था एकदम से, उसकी स्पीड घटी थी, लेकिन क्या हुआ, बैक ईएमएफ की वजह से आईए फिर बढ़ गया। अगर आईए फिर बढ़ गया तो टॉर्क बढ़ गया, इसका मतलब वो मोटर जो धीमी हो जानी चाहिए थी इस बैक ईएमएफ की वजह से फिर से तेज हो गई। इसलिए ये बैक ईएमएफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बैक ईएमएफ आपकी डीसी मोटर को सेल्फ रेगुलेटिंग बनाता है। आई गेस लॉजिक क्लियर है? दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। इस क्लास में हम लोगों ने तीन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखी। सबसे पहले तो वर्किंग प्रिंसिपल सीखा, काम कैसे करती है डीसी मोटर, कंस्ट्रक्शन तो हम पहले ही देख चुके थे। दूसरा, बैक ईएमएफ देखा और बैक ईएमएफ का सिग्निफिकेंस भी अब देख चुके हैं, राइट। एंड तीसरा, आपके सेमेस्टर एग्जाम का सबसे पॉपुलर क्वेश्चन, डिराइव द टॉर्क इक्वेशन फॉर अ डीसी मोटर। तो आपके सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था। नेक्स्ट क्लास में हम डीसी मोटर की ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो वो बच्चे जिन्होंने टाइप्स ऑफ डीसी मशीन अभी नहीं देखा है, एक बार देख लोगे तो वो वाला लेक्चर ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसमें हम ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक, सीरीज, शंट और कंपाउंड तीनों के लिए पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, और फिर हमारा डीसी मोटर कंप्लीट होगा, फिर 3 फेज और सिंक्रोनस पे जाएंगे, राइट।
चलो, थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन दबाइए, ताकि मैं कई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के शॉर्ट्स डालता हूं बीच बीच में, जिसमें बहुत से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में 1-1 मिनट में, 3-3 मिनट में बताता हूं। तो अगर आप बेल आइकन प्रेस रखोगे तो आपको वो जो बड़ा सा आंसर लिखने में छोटी चीज का कंफ्यूजन रहता है, वो हर कंफ्यूजन में शॉर्ट वीडियो में डालता हूं। ठीक है ना? इवन कंस्ट्रक्शन का भी मैंने 2 या 3 मिनट का वीडियो डाला है। तो अगर आप नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करोगे तो आपको वो सारे शॉर्ट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, एंड दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मशीन। टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम्स।